गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास का लेसन 1 में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना किस साल से जगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आपको पिछले वीडियो में पढ़ा था 1830 की क्रांति, अब है 1848 की क्रांति। लुई फिलिप जो 1830 की क्रांति में शासक बना वो एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप जो था एक उदारवादी शासक था, परंतु वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो बहुत ही ज्यादा सोच रखता था, बहुत ही अच्छे उसके विचार थे। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, जो भी उसके विरोधी थे, उस विरोधियों को खुश करने के लिए उन्होंने मध्यम वर्ग जो थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उनको अपने साथ रखा। क्यों? उसके बाद पूंजीपति जो वर्ग थे उनको भी अपने साथ रखा। क्यों? जो शासन करना नहीं जानते थे या जो अल्पमत थे, उन लोगों को भी उन्होंने अपने शासन काल में रखा। जिसका कारण यह था कि उसने अपने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए, चूंकि मध्यम वर्ग को अपने साथ रखा था, तो उसने एक स्वर्णिम मध्यम वर्गीय अवलंबन, एक नीति थी स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को अपनाया। और इसी नीति के तहत सन 1840 में उन्होंने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो को प्रधानमंत्री का नाम था गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। वो किसी भी प्रकार की आर्थिक सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, संवैधानिक सुधार हो, नियमों सुधार हो, उस पर वो विश्वास नहीं करता था। यानी उसको किसी प्रकार के सुधार की कोई जरूरत नहीं थी। वो पूंजीपतियों को अपने साथ रखता था, जो अल्पमत थे, जिनको शासन करना नहीं आता था, जिनको शासन से कोई मतलब नहीं था, उनको अपने वो शासन काल में रखता था। उसको उसकी विदेश नीति जो थी वो असफल हो रही थी, विदेश नीति से उसका कोई मतलब नहीं था। उसके शासन काल में देश में भुखमरी, बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो चुकी थी। गीजो के शासन काल में उस क्षेत्र में, उस देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी बीच सुधारवादियों ने, जो सुधारवादी लोग थे, जो समाज के कल्याण के बारे में सोचते थे, जो समाज के आर्थिक कल्याण के बारे में सोचते थे, जो संवैधानिक कल्याण के बारे में सोचते थे, उन्होंने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में, फ्रांस जो था पेरिस में, उन्होंने थियर्स के नेतृत्व में, थियर्स एक नेता था, उसके नेतृत्व में उन्होंने एक बड़े भोज का आयोजन किया और जगह जगह उसने अवरोध किए गीजो को पद से हटाने के लिए, गीजो को गद्दी से हटाने के लिए। लेकिन इस बीच जब एक गतिरोध उत्पन्न हुआ, जब इस तरह की भावना राष्ट्रीयता की धीरे धीरे जगनी शुरू हो गई, तो लुई फिलिप जो था उसने गद्दी त्याग दी, उसने गद्दी छोड़ दी और वो इंग्लैंड चला गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप अपना गद्दी त्याग करते हुए वो इंग्लैंड चला गया। उस समय जो नेशनल असेंबली थी, तत्कालीन जो नेशनल असेंबली थी, उसने गणतंत्र की घोषणा कर दी और 21 वर्ष से ऊपर जो भी लोग थे उनको मत देने का अधिकार दिया गया। 21 वर्ष के लोगों को उनको काम का अधिकार दिया गया, काम के अधिकार की गारंटी दी गई। और इसमें गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। जो भी भोज का आयोजन किया था उसमें लामार्टिन जो था वो गणतंत्रवादियों का नेता था और लुई ब्ला जो था वो सुधारवादियों का नेता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, इन दोनों में भी मतभेद शुरू हो गए और बाद में लुई नेपोलियन आपको फ्रांस का सम्राट बना।
लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इस क्रांति ने फ्रांस की सबसे पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, आयरलैंड में भी इस क्रांति से ये भी देश प्रभावित हुए। इन देशों में भी इस क्रांति का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा, बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। इटली का जर्मनी के उदारवादियों के बढ़ते हुए असंतोष का फायदा और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा नए राज्य की स्थापना को मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। यानी ये जो लोग थे सुधारवादी लोग, वो लोग गणतंत्र चाहते थे, पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर नई व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, समाज में नई व्यवस्था हो। इस तरह की ये भावनाएं इन लोगों के बीच में थी। अगला टॉपिक है आप लोगों का इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? देखिए 19वीं शताब्दी तक तो इटली एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति था, यानी एक छोटे छोटे प्रांतों में बटा वो राष्ट्र था 19वीं शताब्दी तक। लेकिन क्योंकि उस इटली पर बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों के रूप में बटा था, और उन छोटे छोटे राज्यों में बहुत ऐसे सारे राज्य थे जिसमें बाहरी शक्तियां जो थी ऑस्ट्रिया और आपको फ्रांस जैसे विदेशी शक्तियों का उस पर दबदबा था, उस पर अपना हस्तक्षेप था, उस पर उपनिवेश कायम था। लेकिन क्योंकि इन लोगों के दबदबा और विरोध के कारण इटली का एकीकरण संभव नहीं था। इटली का जो राजधानी था रोम, वो भी पोप के नियंत्रण क्षेत्र में आता था। पोप जो धर्म के धार्मिक और नेता होते थे, उनके नियंत्रण क्षेत्र में आता था। पोप यह चाहता था कि इटली का एकीकरण मेरे द्वारा हो, मेरे द्वारा, धार्मिक स्थिति के द्वारा, मेरे द्वारा हो, जो कि ठीक नहीं था। यानी इटली के एकीकरण में कई प्रकार की प्रासंगिक विसंगतियां थी, बहुत ज्यादा ही उसमें त्रुटि थी। इटली का एकीकरण बहुत ही एक कठिन विषय था, बहुत ही एक समझ वाली विषय थी कि इटली का एकीकरण कैसे हो। परंतु इसके बावजूद 19वीं शताब्दी का आरंभ जब हुआ तो धीरे धीरे इटली में राष्ट्रीयता की भावना जगनी शुरू हो गई, यानी राष्ट्रीयता की भावना का विकास शुरू हो चुका था। इसमें फ्रांस में होने वाली घटनाओं, नेपोलियन के आक्रमणों का कम वहां पर प्रभाव था, लेकिन कम होने के बावजूद भी उसका गहरा प्रभाव लोगों के मन में था, लोगों के दिमाग में था। जिसका कारण यह था कि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत होने लगी। वो धीरे धीरे राष्ट्रीयता का विकास होने लगा। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने भी इसमें काफी गहरा प्रभाव डाला अपना। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। ये कौन कौन थे? आपको ये था सिसपाइन गणराज्य पहला, दूसरा था लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। ये 3 राज्य थे जो नेपोलियन ने इन 3 गणराज्य को स्थापित किया। इटली को 3 गणराज्यों में स्थापित किया और इस गणराज्य में उसने यातायात की सुविधा प्रदान की, यातायात के सुधार किए बहुत सारे। उसके बाद संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया और भी कई आर्थिक व्यवस्थाएं की जिसको उसने चुस्त दुरुस्त किया। लेकिन क्योंकि 1815 के वीना कांग्रेस की जो सम्मेलन बनाया गया था, उसमें इटली में पुरातन व्यवस्था को लादने की कोशिश की गई थी। इसके फलस्वरूप इटली 3 राज्यों में नेपोलियन ने उसको 3 गणराज्य क्षेत्रों में बांटकर उसका अपना शासन एक कमान में रखा। इटली में 1820 से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन शुरू हो चुके थे। इस संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन शुरू हो चुके थे।
जिसमें एक गुप्त दल बनाया गया था जिसको कार्बोनारी दल कहा जाता था। संवैधानिक सुधारों के लिए इटली में एक छोटा सा गुप्त दल बनाया जाता था, सैनिकों का दल था जिसे कार्बोनारी दल कहा जाता था। यह राष्ट्रवादियों द्वारा, राष्ट्रीय उदारवादी जो थे, राष्ट्र के विषय में सोचने वाले जो थे, राष्ट्रवादी जो नेता थे, उनके द्वारा ये कार्बोनारी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य यही था कि छापा मारकर युद्ध द्वारा राज्य को गणराज्य घोषित करना, यानी छापा मारकर राज्य में गणराज्य के नियमों को, राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य स्थापित करना, इस दल का यही प्रमुख उद्देश्य था। परंतु प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। उसमें एक नेता था जो बहुत ही उदारवादी नेता था, राष्ट्रीय नेता था, जो साहित्यकार था, वो गणतांत्रिक विचारों का एक समर्थक था, बहुत ही सोच बहुत ही उसके पास ऐसी दिमाग थी, बुद्धि थी, उसके पास वो दक्ष था वो शासन चलाने के लिए। जोसेफ मेजनी वो भी इस दल का एक नेता हुआ करता था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रहा। 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति रही उससे इटली भी अछूता नहीं रहा और उस पर भी इस क्रांति का काफी प्रभाव पड़ा। मेजनी के इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। मेजनी जो था इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक था उसके द्वारा इन राष्ट्रीय नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर, चूंकि ऑस्ट्रिया उसमें शक्ति थी, उस समय जो देश था ऑस्ट्रिया वो एक शक्ति के रूप में था। उसका जो था मेटरनिक चांसलर, उसने जो नागरिक आंदोलन हुए मेजनी के द्वारा या उनके दल के द्वारा, उसको इन्होंने दबा दिया और उसका कारण यह हुआ कि मेजनी को वहां से दूसरे देश में पलायन करना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा। ये सारी समस्याएं थी। तो इटली का एकीकरण में कई प्रकार की समस्या थी, इसके हम लोग आगे वीडियो में इसका पढ़ेंगे। अब मेजनी है, इसमें किस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ, किन किन की इसमें सहायता थी, मेजनी कौन था, मेजनी के द्वारा क्या क्या सुधार कार्यक्रम किए गए, कैसे कैसे इटली का एकीकरण किया गया, ये सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगला वीडियो जो है मेजनी है, अगला टॉपिक। अगले वीडियो में उस मेजनी को और आगे के टॉपिक जो भी आप लोग पढ़ के किताब से, और मेरा वीडियो देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए, प्रश्न उत्तर, अगर कोई प्रश्न इससे बनता है तो आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।